हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th। तो चैप्टर 1 का जो नाम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे और हिस्ट्री देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 17 और 18 सेंचुरी में जो बहुत सारी कंट्रीज थी वो किसके थ्रू रूल होती थी, किंग्स के थ्रू। और किंग्स के पास सुप्रीम पावर होती थी, सुप्रीम अथॉरिटी होती थी कि वो अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। और उसी चीज़ में बहुत सारे किंग्स क्या करते थे, अपने किंगडम के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते थे और अपने किंगडम को पूरा खुश रख करने की कोशिश करते थे। पर वहीं दूसरी साइड जहाँ पर कुछ किंग्स ऐसे थे जो इररिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि एक कॉइन के भी दो साइड होते हैं, ऐसे ही किंग्स के भी दो साइड होते हैं। कुछ अच्छे किंग, कुछ बुरे किंग। कुछ किंग्स जो अपने आप के लिए डिवोटेड रहते हैं और कुछ किंग्स जो बिल्कुल डिवोटेड नहीं रहते। तो जो किंग्स डिवोटेड नहीं रहते थे उनकी वजह से लोगों में फीलिंग आई नेशनलिज्म की, और लोगों ने एक ग्रुप में बनना स्टार्ट करा और सेम लैंग्वेज यूज़ करनी स्टार्ट करी, सेम कल्चर शेयर करना स्टार्ट करा, ताकि उन लोगों का किंगडम जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो, उन्हें किंग की ज़रूरत ना पड़े। पर धीरे धीरे कंट्रीज़ को विश्वास होने लग गया कि अगर हमें एक अच्छी फॉर्म चाहिए तो हमें डेमोक्रेसी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हमें गवर्नमेंट की अच्छी फॉर्म चाहिए तो डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि उससे हम सब रूल कर सकेंगे, हमारी इच्छाएं सारी की सारी पूरी होंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इंडिपेंडेंट होने के बाद ही चूज़ करा गया था। सबसे पहले हमारी कंट्री क्या हुई, डेमोक्रेटिक बनी। अब डेमोक्रेटिक बनाना बहुत इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक तभी इजी हो सकता है बनना जब एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की नीड आई, यहाँ से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की नीड अराइज हुई। तो अब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? Constitution is a set of rules that government must follow in their rule, principle with which the country be governed and the rights of citizen that government must protect। इसका मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है जो रूल्स जो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिससे कंट्री चलती है, कंट्री को चलाया जाता है, और सिटीजन्स को भी राइट दिए गए हैं ताकि वो गवर्नमेंट से बचे रहें और गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकें। नाउ कम टू द पॉइंट, नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? अब जैसे हम अपनी कंट्री का ही एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारी कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, साथ साथ अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लोग डिफरेंट होंगे तो उनके ओपिनियंस भी डिफरेंट होंगे, और ओपिनियंस भी लोगों के साथ साथ डिफरेंट होते चले जाएंगे। तो जो उनका वे ऑफ लिविंग है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होता चला जाएगा। इसलिए हमें एक प्रॉपर रूल चाहिए होगा, और प्रॉपर रूल कौन दे सकता है हमें? सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स को बचा के रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई भी इंडियन का सिटीजन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करे, इनजस्टिस फेस ना करे, स्पेशली कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो दूसरे कंट्री का हो, बस उसको डिसरिस्पेक्ट ना मिले उन इन प्रिंसिपल की वजह से। और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो नीड टू असर्ट अ गवर्नमेंट विच विल वर्क सेल्फलेसली फॉर द पीपल। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना भला ना सोच के लोगों के भले के लिए काम करे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर ऑल्सो प्रोटेक्ट द लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन और क्या प्रोटेक्ट करता है? हर इंडिविजुअल की लिबर्टी, हर किसी को आज़ादी है, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ सिटीजन, फ्रीडम टू स्पीच, हम अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकते हैं। और बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं जो हर इंडियंस इंजॉय करेगा, हर इंडियंस को मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स भी देती है, ड्यूटीज भी देती है सिटीजन को, कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज करेंगे और इंजॉय करेंगे परफेक्ट गवर्नमेंट बनाने। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कैसे बनी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पावरफुल हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों ने इजीली एक्सेप्ट किया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ बॉडी of popularly elected representative which is assembled for a purpose of ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो लोग इलेक्ट हुए उसको हमने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स विच मेक इट द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्टिव कैसे बना? अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेसिकली कैसा था? एक बिल्कुल
छोटे बच्चे की तरह, जैसे कि पूरे का पूरा नई चीज़ शुरुआत करनी, जैसे इन्फेंट बेबी का एग्जांपल ले सकते हैं कि बिल्कुल सब कुछ स्टार्ट हो रहा था, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या करा था, हमारी इकोनॉमी को सेंचुरीज से ड्रेन करते हुए आ रहे थे। वो फॉरेन रिप्रेशन आ गया था, बहुत सोशल प्रॉब्लम्स हुई। तो फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट आया और वो बहुत इफेक्टिव बना। कैसे? देखें, सबसे पहले नंबर फर्स्ट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मिला हमें। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन होते थे वो कैसे रहते थे, वर्बली रहते थे कि भाई मुंह से बोल दिया और काम हो गया, पर उसमें बहुत ज़्यादा वो रिस्की रहता था और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो सकती थी उसके चक्कर में। तो फिर हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया। रिटर्न से हमें पता चला कि हमारे रूल्स क्या है, वो स्ट्रिक्ट रहेंगे, लेजिस्लेटिव के थ्रू फॉलो होंगे और एग्जीक्यूटिव के थ्रू फॉलो होंगे। सारे के सारे रूल्स जो हैं वो रिटन फॉर्म में लिखे हुए अवेलेबल होंगे। नंबर फंडामेंटल राइट्स, अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे कंट्री के सिटीजन्स को मिलेंगे, और अगर गवर्नमेंट जो है अपनी पावर्स का मिसयूज करती है तो वो फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोटेक्ट करेंगे और वो गवर्नमेंट के खिलाफ अपोज कर सकते हैं। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेते थे तो वो हमें उठा के जेल में डाल देती थी, बट अब हम प्रोटेस्ट करके अपनी बात रख सकते हैं। अमेंडमेंट्स की, द आर्टिकल 368 और अदर आर्टिकल्स वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं कि हमें डायनामिक बॉडी टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हमें आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सोच के काम करना होता है। अमेंडमेंट्स बेसिकली अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ स्पेस खाली छोड़ा हुआ है, जिससे अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस करने पड़े तो हम उसको आगे आने वाली जनरेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। Judicial review of the act passed by the parliament can declare them void if it's violating any fundamental rights is important to protect the constitution। अब देखो क्या होता है, अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है, कोई भी लॉ, बट अगर वो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, किसी परफेक्ट रिलीजन को हर्ट कर रहा है, तो उस लॉ को हम एकदम से वॉइड कर सकते हैं। किसके थ्रू? जुडिशरी के थ्रू। नाउ कम टू द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन 9 दिसंबर 1946। जो ये कब कंस्टिट्यूट हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वो थी, इलेक्टेड किसने करी थी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें टोटल हमारे 389 मेंबर्स थे। जो 93 थे वो प्रिंसली स्टेट से थे और 296 ब्रिटिश इंडिया से थे। प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो किंग्स के थ्रू रूल करी जाती थी, बट वहां पे मेनली रूल जो था ब्रिटिशर्स का ही होता था। The seats to the British Indian provinces and princely states were allotted in proportion of their respective population। उनकी population के according उनको seats allot करी गई। इनको अलग अलग उसमें divide कर दिया गया, मुस्लिम, सिख्स और rest of the community में। All the section of the society got representation in the constituent assembly in spite of limited suffrage। और हर किसी को representative बनने का मौका दिया गया, ताकि कोई भी रिलीजन, कोई भी कम्युनिटी अपने आप को माइनॉरिटी में ना समझे। फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट की थी वो December 9, 1946 को हुई में, विद डॉक्टर सचिदानंद being elected as the interim president of the assembly। then 11 December 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट, H.C. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फंक्शन करने स्टार्ट करे। सबसे पहले फ्रेम करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉज बनाए, जिसमें बहुत टाइम लगा। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को प्रेम्बल आया। फिर उसके बाद कोई भी मीटिंग नहीं हुई अगस्त तक। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश था वो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो रहा था। पाकिस्तान एक नया कंट्री बनने जा रहा था हमारी कंट्री से, तो इस चक्कर में कोई भी मीटिंग नहीं हो पाई। फिर 31 अक्टूबर 1947 दोबारा से इलेक्शन हुए। इसके बाद 308 मेंबर्स आए। 308 मेंबर्स में से 235 ब्रिटिश इंडिया के थे और 75 प्रिंसली स्टेट्स के थे। फिर 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1915 को हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। कम टू नेक्स्ट सोर्सेज, कि कौन कौन से सोर्सेज से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा गया। 8 सोर्सेज थे, ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका। सबसे पहले हम आते हैं ब्रिटिश पे। ब्रिटिशर से हमने देखा कि हमें कैसे पार्लियामेंट सिस्टम हमारा बनाना है, कैसे हम अपने रूल्स बनाएंगे, लोकसभा स्पीकर की ड्यूटी क्या होगी, इलेक्शन सिस्टम वहां से अडॉप्ट करा गया, कैसे जनरल इलेक्शंस होने चाहिए। फिर अमेरिका की बारी आती है। अमेरिका से हमने क्या क्या सीखा कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होंगे हमारे, सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करेगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे वर्क करेगी,
जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो उस पर रिव्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बारी आती है कनाडा की। कनाडा में क्वाजी फेडरल था, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सब चीज़ें हमने अडॉप्ट करी। आयरलैंड से हमने अडॉप्ट करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्यसभा। फ्रांस से हमने अडॉप्ट करे लिबर्टी, इक्वलिटी, की इक्वलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज़ादी भी, लिबर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया से हमने अडॉप्ट करा कंकरेंट लिस्ट। करंट लिस्ट में क्या आता है कि सेंट्रल और स्टेट जो है वो आपस में मिलके जो है वो लॉज को बनाएगी। फिर जर्मनी करा प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी पावर। साउथ अफ्रीका से हमने अडॉप्ट करा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।